मॉर्निंग। कश्यप वर्ल्ड वाइड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर मैंने एक कंपटीशन जो है कि उसके आधार पर मैंने एक चैप्टर बायोलॉजी की डाली थी वीडियो, जीव एवं उनका वर्गीकरण। आप उन्हें एक बार देख लें और हो सके तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और चलिए आज हम इसी सीरीज में अगला वीडियो तैयार करते हैं कोशिका का। ध्यान से समझेंगे। कोशिका कोशिका क्या होता है समझिए। इस चीज़ को कहता है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। हमारे किसी भी कोई भी जीव है, उस जीव की जो संरचना बनाने वाली और क्रियात्मक उसके अंदर क्रिया करने वाली जो एक यूनिट होती है, उसी को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। अब इसे इकाई कहा गया, यानी एक प्रकार का यूनिट कहा गया। समझिए यूनिट का क्या अर्थ होता है। यूनिट का अर्थ होता है कि ऐसा सिस्टम जिसके अंतर्गत सभी अवयव अपना अपना काम ढंग से करें। ठीक है, वो यूनिट होता है। तो हम आगे पढ़ेंगे कोशिका में कौन कौन से अवयव होते हैं, उनके अंतर्गत क्या क्या पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कहेंगे कि कोशिका को इंग्लिश में सेल बोला जाता है और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। आपको पता होगा कि और सारे कई ऐसे हैं जिस विजय लॉजी का अर्थ ही होता है अध्ययन करना, जैसे माइकोलॉजी, शैवाल, फाइकोलॉजी, कवक, है ना। इसके बाद सेरीकल्चर होता है आपका, एग्रीकल्चर होता है, सेरीकल्चर आपका रेशम कीट उत्पादन, एग्रीकल्चर फसल उत्पादन, है ना, पीसीकल्चर मत्स्य उत्पादन, कई आदि हैं। तो चलिए आज हम लोग मेनली कोशिका की बात करेंगे। तो कहता है कि कोशिका जो है किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अब सबसे पहले बात करते हैं आखिर कोशिका को देखा किसने। तो सबसे पहले जो खोज है रॉबर्ट हुक ने खोजा था। कैसे खोजा था? इन्होंने एक कॉर्क लिया, ठीक है, और उस कॉर्क को अपने हाथ से बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी में देखा। तो चूंकि कॉर्क एक निर्जीव पदार्थ होता है, तो उसने निर्जीव पदार्थों में ही रेशा देखा, पतले रेशे नजर आए उसे, ठीक है, जिसको उन्होंने कोशिका नाम दिया। और इसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में इसका वर्णन किया। ठीक है, अब देखिए जीवित कोशिका की अगर कोई खोज की है तो जीवित कोशिका, वो तो इन्होंने रॉबर्ट हुक ने तो मृत कोशिका यानी कॉर्क पे देखा था। तो ल्यूवेनहॉक नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने जीवित कोशिका को देखा। ठीक है, उसके बाद कोशिका पर आधारित जो सिद्धांत है कि कोशिका के क्या सिद्धांत है, कोशिका क्या कार्य करता है, ठीक है, इन पर जो है स्लाइडन और स्वान ने इसके बारे में एक सिद्धांत दिया। अब समझेंगे। स्लाइडन जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक थे और स्वान जो थे जर्मन जंतु विज्ञान थे, ठीक, वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या कहा सुनिए, कोशिका के सिद्धांत में क्या कहा कि कोई भी जीव है ना, उसका शरीर या तो एक कोशिका का बना होगा या तो कई कोशिकाओं से मिलकर बना होगा, जिसे हम बहुकोशिकीय बोलते हैं। एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होगा। ठीक है, उसके बाद कहता है प्रत्येक कोशिका जो है अपने पहले की कोशिकाओं से ही बनती है, यानी पिछली कोशिका जो है वो अगले कोशिकाओं का निर्माण करती है। तीसरा था कि सभी कोशिकाओं का जो मूल संरचना कहिए या रासायनिक संगठन एक जैसा होता है। सभी जीव की संरचना एक जैसी होती है। चलिए आगे कहा कि प्रत्येक जीवधारी अपनी अपनी कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं और पारस्परिक संबंध के कारण ही जीवित रह पाता है, यानी कि जब तक कोशिका में क्रिया हो रही है तब तक वह व्यक्ति जीवित माना जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। लेकिन इसका एक अपवाद आया। कब अपवाद आया? जब विषाणु की खोज हुई। ध्यान समझिएगा, विषाणु होते क्या है, उसे क्यों अपवाद कहा जाता है। देखिए विषाणु एक प्रकार की निर्जीव वस्तु होती है। हमने कहा था कि सजीव वस्तु निर्जीव वस्तु पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, आप उसे जरूर देख लें। तो निर्जीव वस्तुएं भी विषाणु भी एक निर्जीव पदार्थ होता है, निर्जीव जीवी होता है। जब यह कोशिका के अंदर प्रवेश करता है तब इसमें सजीव वाले गुण आ जाते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की एक कड़ी होती है, विषाणु, वायरस। चलिए आगे। अब बात करते हैं कि जंतु में अगर सबसे बड़ी कोशिका दिखी जाए तो वो शुतुरमुर्ग की होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है कि शुतुरमुर्ग के अंडे का जो व्यास होता है वो 6 सेंटीमीटर होता है। याद रखिएगा, अंडे का व्यास, इतना बड़ा अंडा होता है, ठीक है, और इस अंडे की जो व्यास होती है, ये व्यास 6 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, चलिए अब बात आते हैं कोशिका के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? तो आप पहले समझिए, कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक
और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। समझेंगे अब ये दोनों होता क्या है। प्रोकैरियोटिक का अर्थ होता है कि वह कोशिका जिसमें ना तो केंद्रक हो और ना ही वे कोशिका जिनमें कोशिका के अन्य अंग ना हो और कोशिका झिल्ली ना हो। ठीक है, फिर से समझिए। वे कोशिकाएं जिसमें केंद्रक ना हो, मतलब केंद्रक नहीं होता है, ठीक है, और इसमें केंद्रक झिल्ली भी ना हो, ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक, यानी ना कोशिका है ना कोशिका के कोई अंग है, केंद्रक वगैरह कुछ नहीं, तो इसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और ये जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइक्रोप्लाज्म इत्यादि में पाया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये एक प्रकार का बैक्टीरियाई सेल है, आप इसको ध्यान से देखें। तो ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल है और ये आपका यूकैरियोटिक सेल है। आप इसे अच्छे से समझ लें। इसमें देखिए बहुत सारे चीज़ें हैं, माइक्रोबैक्यूल्स है, आपका गोल्जी बॉडी है, जो है कि लाइसोसोम, बहुत सारे लाइसोसोम हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, देख रहे हैं, केंद्रक है। उसके बाद ये रस भरा हुआ है, जिसे आप लोग जो है कोशिका द्रव्य कहते हैं, है ना, कोशिका है। तो इसमें कोशिका के कई सारे अंग भी हैं जिसे हम कोशिकांग कहते हैं, ये इसमें उपस्थित हैं। लेकिन इनमें देखिए, ये जो है इसमें राइबोसोम खुला दिख रहा है, न्यूक्लियोइड आपको यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोइड दिया हुआ है, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका का कोशिका द्रव्य है, ठीक है, प्लाज्मिड प्लाज्मा झिल्ली है ना, सेल वॉल है। तो इस तरह के जो है प्रोकैरियोटिक। अब आते हैं, ये है यूकैरियोटिक। अब ध्यान समझिए, यूकैरियोटिक सेल भी दो तरह के होते हैं। यह सेल दो तरह का होता है, आप समझिए, ये देखिए दो तरह के। यूकैरियोटिक की बात करें, प्रोकैरियोटिक एक ही था, हम बता दिए नीलहरित शैवाल में। अब दूसरा है यूकैरियोटिक। तो ये दोनों के दोनों यूकैरियोटिक हैं, लेकिन एक जंतु का है, ये आपका जंतु का है, और ये पौधों का है, ठीक है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने कहा यूकैरियोटिक दो प्रकार के होते हैं, एक जिनमें कोशिका झिल्ली हो और एक जिसमें कोशिका झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति भी हो। आप समझिए इस चीज़ को, कोशिका झिल्ली तो हो ही, साथ ही साथ कोशिका भित्ति भी हो, तो दोनों चीज़ें पौधे में पाई जाती हैं और सिर्फ कोशिका झिल्ली जंतु में पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता जंतुओं में, ठीक है। अब आप इस चीज़ को सिंपली समझें, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है। इसे देखिए, ध्यान से देखिए, अगर आप इस दीवार को देखें, इस दीवार को देखिए, ये आपका कोशिका की दीवार है, भित्ति जिसको बोलते हैं, भित्ति मतलब दीवार जो कोशिका को घेरे रहती है और कठोर पदार्थ होता है। और इसके अंदर फिर एक लाइनिंग है जो कोशिका झिल्ली है, उसके अंदर ये जीव द्रव्य भरे हुए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया घूम रहा है, गोल्जी बॉडी घूम रहा है, उसके बाद आपका ये लाइसोसोम घूम रहा है, पर्णहरित ये देखिए क्लोरोफिल घूम रहा है ना, इसके अवयव को केंद्रक है। तो इसके ये अवयव हुए, ठीक है। दूसरा जंतु में क्या है, जंतु में देखिए, जंतु में भी सभी चीज़ें हैं, लेकिन इसके बाहर एक मोटी सी भित्ति यानी दीवार नहीं है, दीवार नहीं है, इसलिए इसे जंतु का ये इस तरह से हम इसको जो है कि पहचान सकते हैं कि ये कोशिका झिल्ली है और कोशिका भित्ति है। तो जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जबकि पौधों में ये पाई जाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम मेन जगह पे चलते हैं। अब देखिए, आप इस चीज़ को समझिए। अब तो आपको इतना समझ में आ गया, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों पौधे में पाए जाते हैं और सिर्फ झिल्ली जंतु में पाया जाता है। अब देखिए, कोशिका के दो भाग होते हैं, हमने बताया, एक कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, और दूसरा जीव द्रव्य। कोई भी कोशिका हो, चाहे वो पौधे का हो या जंतु का हो, उसमें मुख्य रूप से दो चीज़ें होती हैं। पहला कोशिका भित्ति यानी जो दीवार घेरे रहता है, या कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली के अंतर्गत बाकी सभी अवयव होते हैं जिन्हें जीव द्रव्य कहा जाता है। अब देखिए, जीव द्रव्य को दो हिस्सों में तोड़ा, कोशिका का द्रव्य और केंद्रक। केंद्रक हमने आपको समझा दिया था, ये देखिए केंद्रक, ये आपका केंद्रक है, ठीक है। इसमें आते हैं, इसमें देखिए यहाँ आपका ये केंद्रक है, ठीक है, एक तो केंद्रक हुआ, और बाकी जो इस दीवार के अंतर्गत ये सारे द्रव्य वगैरह ये अवयव दिख रहा है आपको, ये जीव द्रव्य है, ठीक है। चलिए अब देखिए जीव द्रव्य में आपको कोशिका द्रव्य है और केंद्रक है। तो हमने बताया केंद्रक बीच में होता है
और जिसके चारों ओर कोशिका द्रव भरा रहता है। अब कोशिका द्रव के अंदर भी बहुत सारे अवयव तैरते हैं। कौन कौन से अवयव तैरते हैं? तो देखिए, एक अवयव तैरते हैं वैसे अवयव जो कुछ क्रिया करते हैं तो उन्हें सजीव मान सकते हैं, और जो क्रिया नहीं करते वो निर्जीव। अब इसको समझिए, इसको हम ठीक से समझेंगे। अब देखिए, तो सजीव की बात करते हैं जो कुछ कार्य करते हैं, जैसे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? आप देख लीजिए, एक प्रकार से कैप्सूल की तरह दिखने वाला होता है। ये देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है ये भी हम आपको इसके बारे में भी डिटेल समझाएंगे। फिलहाल मैंने आपको चित्र दिखा दिया, अब चलिए आगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके अलावा लवक होते हैं। लवक आपको पता है ना, क्लोरोफिल वगैरह जिसमें होते हैं, हरित लवक। लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक 3 प्रकार के, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। हरित लवक जो होते हैं ये पौधों में क्या करते हैं? हरा रंग डालते हैं, और यही प्रकाश संश्लेषण का जो है कि का मुख्य भूमिका निभाते हैं। उसके बाद दूसरा होता है वर्णी लवक, यानी रंग वाला लवक, ठीक है, जो पौधे के विभिन्न पत्ती, फल, फूल के रंग को निर्धारित करते हैं। और तीसरा आता है अवर्णी लवक, जिनमें कोई भी वर्ण या कोई भी रंग नहीं होता है। तीसरा होता है अंतःप्रद्रवी जालिका, यानी एक जालीनुमा संरचना होगी जो अंदर में होगी, कोशिका के अंदर होगी, इसलिए उसे अंतःप्रद्रवी जालिका क्या है? देखिए, द्रवई यानी द्रव में घिरा हुआ हो, ठीक है, और जाल की तरह हो तो अंतःप्रद्रवी जालिका। इसे जो है कि अगला गोल्जी काय यानी गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, ठीक है, तारक काय, लाइसोसोम, स्फीरोसोम्स, माइक्रोबॉडीज और रसधानी, इतने सारे अवयव इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, दूसरी ओर चलें तो ये तो चलिए एक प्रकार से सिस्टम था, ये सजीव थे, कुछ कार्य करते थे तो सजीव मान सकते हैं। आगे देखिए, निर्जीव पदार्थ की बात करेंगे तो इसमें संचित पदार्थ, स्रावित पदार्थ और उत्सर्जित 3 तरह के पदार्थ कोशिका में होते हैं। यानी उसकी जो गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है, कुछ ना कुछ जो कार्य करते हैं उससे कुछ चीज़ें निकल। देखिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये संचित होते हैं, कोशिका के अंदर संचित होते हैं, और यहीं से इनको ऊर्जा मिलती है, और वो सारी ऊर्जा जुड़ करके हमारे शरीर को क्रियान्वय करती है, एग्जीक्यूट करती है। दूसरा होता है स्रवित पदार्थ, जैसे हमारे शरीर कुछ एंजाइम्स छोड़ते हैं, एंजाइम्स वर्णक, ये सभी जाके कोशिका तक जाते हैं, और तभी कोशिका में जा करके ये कार्य होता है, ठीक है। अब देखिए, उत्सर्जी पदार्थ, तो इसके अलावा कोशिका जब इतने सारे कार्य करती है तो बहुत सारे पदार्थ को उत्सर्जित करती है। तो जंतु की कोशिका में ज़्यादा कुछ उत्सर्जी पदार्थ नहीं होता, लेकिन पौधों में गोंद और रेजिन, आपने देखा होगा लट्ठा वगैरह निकलता है, तो वो यहाँ से निकलता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। दूसरा पार्ट हमने आपको बताया था कि जीव द्रव्य के बाद दूसरा आता है केंद्रक। केंद्रक में भी 4 आवरण होते हैं, 4 भेद होते हैं। केंद्रक के चारों ओर आवरण, केंद्रक घिरा हुआ होता है ना एक द्रव्य से, उसे केंद्रीय आवरण। उसके अंदर जो द्रव होता है उसे केंद्रीय द्रव कहेंगे, ठीक है। और जो बीच में जो बीच में होता है, एकदम बीच में, उसे केंद्रिका कहेंगे। और इसके अंदर एक जालीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्रोमोटीन जालिका कहा जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा इसको विस्तार से हम लोग समझेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है, और अन्य चीज़ों के बारे में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, ये रहा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान से देखिए, और इसी माइटोकॉन्ड्रिया को हमने बड़ा करके देखा। देखिए, एक प्रकार से कैप्सूल की तरह ही दिखता है। अब समझिए, हम इसके बारे में बताते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया खोखली और बेलनाकार संरचना होती है, देखिए संरचना है, बिल्कुल है, जो कोशिका के द्रव में चारों ओर बिखरी थी। हमने आपको दिखाया हर जगह कोशिका में बिखरी हुई थी। कहते माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं मिलता। देखिए, प्रोकैरियोटिक का मतलब हो गया जीवाणु विषाणुओं में ये नहीं पाया जाता माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एक अंतर तो मिल गया। उसके बाद कहता है यह माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर, ठीक है, श्वसन का कार्य करती है और कोशिका विभाजन का कार्य करती है, ठीक है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो है स्तनधारियों में, स्तनधारी जीव जितने होते हैं इनमें परिपक्व होता है, मतलब बहुत सारी मात्रा में होता है, और फ्लोएम की सीव ट्यूब नहीं पाई जाती, और प्रति कोशिका में इसकी संख्या जो है 50 से 50,000 तक हो सकती है एक कोशिका में, याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में वायु की उपस्थिति में भोजन का खंडन होता है, भोजन टूटता है और ऊर्जा मुक्त होती है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा मुक्त होगी या एटीपी में, याद रखिएगा, एटीपी के रूप में ये संचित रहता है इसमें, और
प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा की कुछ मात्राएं बंधी रहती है, यानी कि पावर उसमें रहता है, इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में जो अधात्री, ये देखिए, ये वाले जो हैं, ये वाले जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे इस तरह से कुंडलीनुमा संरचना, कहता है इसमें एकल वृत्ताकार डीएनए अणु होते हैं और आरएनए, राइबोसोम तथा प्रोटीन संश्लेषण के घटक होते हैं। क्या क्या होते हैं इसमें? तो इसमें डीएनए पाया जाता है, डीएनए का अणु होता है, कुछ आरएनए होता है, कुछ राइबोसोम होते हैं और कुछ प्रोटीन के संश्लेषण कार्य करने वाले अन्य पदार्थ मौजूद होते हैं। ठीक है। तो आपको मेनली इससे एक ही चीज़ पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। आप सीधा और सीधा आंसर माइटोकॉन्ड्रिया को मारेंगे। ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। दूसरी बात करते हैं, तो दूसरी बात आती है आपकी लवक। अभी हमने आपको बता दिया लवक के बारे में, तो मैंने बता ही दिया। लवक यानी कि रंग को निर्धारित करने वाले पदार्थ। ठीक है। तो ये लवक प्लास्टिड इसको बोला जाता है इंग्लिश में से प्लास्टिड बोला जाता है, प्लास्टिड। ठीक है, आप समझिए, प्लास्टिड। तो लवक 3 प्रकार के होते हैं। क्लोरोफिल होता है ना, और वर्णी लवक यानी कि हरित लवक, वर्णी लवक और वर्णी लवक। क्लोरोफिल, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, इसे 3 इंग्लिश में तीनों नाम हैं। तो क्लोरोफिल यानी हरित लवक, ये क्या होता है कि यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को निर्धारित करता है। दूसरा वर्णी लवक, ये पौधों के विभिन्न रंगों के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। और अवर्णी लवक, ये ऐसे लवक हैं जो अन्य पौधों के अन्य अंगों में पाए जाते हैं। ठीक है, जिनका कोई रंग नहीं होता। ठीक है। अब तीसरा आते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी 2 तरह की होती है, एक चिकनी होती है, पूरी चिकनी, और एक खुरदुरी होती है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम थोड़ा सा विस्तार में जाएंगे। ठीक है। ये देखिए, आप ध्यान से देखें तो ये जो है, ये आपका ये जो घिरा हुआ है जाल से, इसी को कहते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। यह भी वही है, अंतःप्रद्रवी जालिका। अब देखिए, ये खुरदरी है और ये प्लेन है, यानी चिकनी है। ये खुरदरी क्यों है? क्योंकि ये जो छोटे छोटे आपको लाल लाल अणु दिख रहे हैं, ये और कुछ नहीं है, ये राइबोसोम्स हैं जो इसके सतह पर चिपके होते हैं, जिस कारण ये खुरदरी बन जाती है। और जिसके सतह पर नहीं चिपकी रहती है वो मुलायम रहती है, यानी चिकनी रहती है। चलिए, अब देखिए इसके कारण क्या है। तो कहता है कि चिकनी जो अंतःप्रद्रवी जालिका है, यह, ठीक है, यह खुरदरी जो चिकनी है, चिकनी क्या करती है, इसके सतह पर राइबोसोम तो नहीं होती, इसलिए कहीं यह चिकनी होती है। यह लिपिड, ग्लाइकोजन और स्टीरॉयड संश्लेषण में सहायक होता है। ध्यान से सुनिएगा, यह किसको किसको करता है? लिपिड, ग्लाइकोजन को और स्टेरॉयड को संश्लेषित करता है, बनाता है। संश्लेषण मतलब बनाना। ठीक है। आपके अंदर जो ऊर्जा आती है ना, स्टेरॉयड, यानी स्टेरॉयड आपको पता होगा कि किसी भी पुरुष में स्टेरॉयड का अर्थ होता है उसमें उत्साह, ऊर्जा लाना, एक्साइटमेंट लाना। ठीक है, वो इसी इंडोक्राइन रेटिकुलम के कारण होता है। चलिए, अगला है चिकनी। चिकनी की बात करते हैं। चिकनी जो है हमने बता दिया। अब आते हैं खुरदरी पे। खुरदरी क्या करता है समझिए। इसमें इसके सतह पर राइबोसोम, राइबोफ्लोरिन होते हैं। ठीक है, और राइबोसोम्स के कारण इनके सतह खुरदरी होती है। अब ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, ये जो खुरदरी जालिका है, ये प्रोटीन को बनाती है और स्रवन, और इसके स्रवन में, प्रोटीन को स्रावित करने में, ठीक है, मुख्य भूमिका निभाती है, प्रोटीन को स्रावित करने में। ठीक है। तीसरा आते हैं हम लोग गोल्जी बॉडी पे। ये देखिए ध्यान से, आपको ये गोल्जी बॉडी दिख रही है यहाँ पर, गोल्जी बॉडी। चलिए, क्या कहता है? कहता है गोल्जी बॉडी जो होता है, पौधों में डिक्टियोसोम कहा जाता है। ठीक है, पौधों में जो ये पाया जाता है, यहाँ ये देखिए, आपको पौधों में गोल्जी बॉडी दिखेगी। ये जो गोल्जी बॉडी है पौधों में, आपको पता होना चाहिए, ये पौधे की कोशिका है। ठीक है। तो ये पौधों में जो गोल्जी बॉडी पाई जाती है, इन्हें डिक्टियोसोम बोला जाता है। देखिए, डिक्टियोसोम। ठीक है, डिक्टियोसोम बोला जाता है इन्हें, डिक्टियोसोम बोला जाता है, डिक्टियोसोम। ठीक है। चलिए, अब ये क्या करता है? इसका मुख्य कार्य होता है किसी भी इसके अंदर जो ऊर्जा बनती है, जो वस्तुएं बनती है, उनका जो है यह क्या करती है,
स्रवण करती है। गोल्जी काय जो होती है ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करती है। ध्यान से दीजिएगा, ये जो आपको दिख रहा है दोनों के दोनों गोल्जी बॉडी, यहाँ पर भी ये क्या करता है, तो ये गोल्जी काय में ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन सिर्फ प्रोटीन की बात करेंगे तो कौन बनाता है, सिर्फ प्रोटीन की बात करेंगे तो यह आपका बनाता है खुरदरी जालिका। लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन की बात करेंगे तब गोल्जी बॉडी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा आता है आपका राइबोसोम। ठीक है, हम राइबोसोम की बात करेंगे तो आप ध्यान से देखें, आपको राइबोसोम दिख जाएंगे। हमने बताया कि इनकी जो ये सतहों पर एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःप्रद्रवी जालिका के आसपास जो ये चिपके हुए हैं, इन्हीं को तो कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी फैले हुए हैं, यहाँ भी फैले हुए हैं, पूरे बॉडी में फैला होता है। ठीक है, ये सब देखिए, ये क्या है, तो ये आपके राइबोसोम है। ठीक है, अब राइबोसोम की बात करते हैं थोड़ा सा। राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बनाता है, यानी कि RNA और प्लस प्रोटीन से बना होता है। इस चीज़ को समझिए, ये दो चीज़ों से बना होता है राइबोसोम। इसको खोजा किसने था, जॉर्ज पैलेड। किसने खोजा था, जॉर्ज पैलेड ने खोजा था। और इसे इसलिए पैलेड कण भी कहा जाता है। ठीक है, इसे तो किसे पैलेड कण कहा जाता है, ये सवाल आपको पूछा जाएगा। तो पैलेड कण किसे कहेंगे, तो पैलेड कण कहा जाता है राइबोसोम को, क्योंकि इसे पैलेड ने खोजा था। ठीक है, अब चलिए, ये क्या करता है समझिएगा। कहता है ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। आपको भी बताएगी, गोल्जी बॉडी जो होती है ये अंतःप्रद्रवी की जालिका जो होती है, ये प्रोटीन का निर्माण करती है। लेकिन इसके निर्माण में जो भी कठिनाइयाँ होती है वो ये राइबोसोम जो है इसके सतह पर चिपक कर उसे सहारा देते हैं, उसे कार्य करने में जो है कि सहायता करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह जो है प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। कहता है आखिर राइबोसोम बनते कैसे। ठीक है, तो राइबोसोम जो होते हैं यह केंद्रिका के द्वारा बना जाता है। इसका उत्पादन कहाँ होता है, केंद्रिका में। आप ये केंद्रिका देख, यहीं से सारा काम होता है। आपको पता है केंद्रिका का मतलब है सारा सिस्टम, मेन माइंड केंद्रिका होती है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है लाइसोसोम। इसके अलावा आपको मिल जाएगा लाइसोसोम। तो आप ध्यान से देखिए, लाइसोसोम आपको दिखेगा, यहाँ देखिए, ये लाल वाला लाइसोसोम। ये जंतु और पौधे, अब देखेंगे ये जंतुओं में पाया जाता है या नहीं। आइए देखते हैं, देखिए लाइसोसोम। तो ध्यान से देखिए, इसमें आपको कहीं भी लाइसोसोम नहीं पाएगा। राइबोसोम्स हैं पर आपको कहीं भी लाइसोसोम्स नहीं मिलेगा। इसका मतलब पौधे जो हैं, पौधे कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाई जाती। और आपको इसके बारे में इम्पोर्टेंट बात समझाता हूँ। देखिए क्या होता है, लाइसोसोम जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसका निर्माण जो है पैकेजिंग विधि द्वारा गोल्जी काय में होता है। आपको मैंने बताया था गोल्जी काय कहाँ, यही है गोल्जी काय। ठीक है, ये गोल्जी बॉडी, यहाँ पर इस लाइसोसोम का निर्माण होता है। समझिएगा, कहता है ये सभी प्रकार के जल वाले जो अपघटक एंजाइम्स होते हैं, जो जल के अपघटक होते हैं, जैसे लाइपेज, प्रोटीएज, न्यूक्लिएज, फास्टेज, ठीक है, इनमें पाए जाते हैं। और लाइसोसोम अपने एंजाइम के कारण अंतःकोशिकीय पाचन करता है। याद रखिएगा, अंतःकोशिकीय पाचन, यानी कोशिका के अंदर पाचन कौन करता है, तो कोशिका के अंदर पाचन करता है लाइसोसोम। ठीक है, अब जब पाचन करेगा तो समझिएगा क्या करता है कि कभी जब किसी दिन पाचन करने के लिए इसके पास कुछ नहीं बचता, तब ये क्या करता है, अपने कोशिका का ही पाचन करना शुरू कर देता है। और पाचन करेगा तो वो कोशिका क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अब कोशिका का पाचन यानी कोशिका के अंदर जितने भी द्रव्य हैं, जो भी वस्तुएं हैं, उनको ये पचाना शुरू कर देगा। तो इस तरह से क्या होगा कि वो एक कोशिका नष्ट हो जाएगी, और नष्ट हो जाएगी तो इसीलिए इसे क्या कहा, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आता है आपका, इसके बाद हम आते हैं कि स्फेरिसोम। स्फेरिसोम क्या होता है, यह पादप कोशिका के लाइसोसोम कहे जाते हैं। पादप कोशिका में जो लाइसोसोम होगा, हमने आपको बताया कि लाइसोसोम पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, बल्कि
लाइसोसोम का ही के ही जैसा कार्य करने वाले पदार्थ होते हैं स्फेरिसोम। क्या बोलते हैं? स्फेरिसोम, ठीक है, वो पाए जाते हैं इसमें। तो पौधों में पाया जाने वाला लाइसोसोम क्या कहलाएगा? स्फेरिसोम कहलाएगा, जो क्या करेगा? वसा का पाचन करेगा। अब ध्यान से रखिएगा, यहाँ श्वसन कर रहा था, ठीक है, और क्या करता था कि यह कोशिका के अंदर पाचन करता था, और यहाँ ये कोशिका के अंदर वसा का पाचन कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं तारक काय, यानी तारक केंद्र, ठीक है। अब तारक केंद्र क्या होता है? सेंट्रोसोम जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। चलिए, सेंट्रोसोम की बात करते हैं, तो आप ध्यान से देखें, तो ये आपका जो है सेंट्रोसोम, इसको देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके बारे में आप समझेंगे। सेंट्रोसोम यह सभी जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है, ठीक है, नीचे वाले पादपों में, जैसे कवक, फंजाई, ब्रायोफाइटा, फर्न, जिम्नोस्पर्म, इन सब छोटे पौधों में यह पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या करता है। तारक काय जो है, यह दो बेलनाकार संरचनाओं से मिलकर बना होता है। देखिए, ये तार जैसा है, तारक काय मतलब तार जैसा काय रूप। देखिए यहाँ पे तार जैसा रूप से डंडा डंडा ऐसे तार तार है ना। तो ये दो तरह के बेलनाकार रूप में जुड़ा हुआ है। अब समझिए क्या कहते हैं। तारक काय दो बेलनाकार संरचनाओं का तारक केंद्र से मिलकर बना होता है, ठीक है, और तारक केंद्रक के जोड़े को डिप्लोसोम कहा जाता है। ये दोनों जोड़े को मिला करके इसे हम लोग डिप्लोसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिप्लोसोम, ठीक है। चलिए, आई होप आपको इस समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी जोड़ें, ठीक है। चलिए, अब कहता है कि तारक केंद्र के चारों ओर के भाग जो है ना, सेंट्रोस्फेयर कहलाता है। अब देखिए, इसके चारों ओर जो ये एरिया है, ये सेंट्रोस्फेयर कहलाएगा। सेंट्रो मतलब केंद्रीय। अब देखिए क्यों कहलाता है। कहता है प्रत्येक तारक केंद्र की जो संरचना होती है बैलगाड़ी के पहिए के समान। बिल्कुल सही है, देखिए इस तरह का है, और इसमें इस तरह के बने हुए बैलगाड़ी के पहिए के समान, जो 9 समान दूरी पर स्थित परिधारीय ट्यूबियों में सूत्र से बने होते हैं। देखिए, समान दूरी पर 9 गो ट्यूब है, 9 ट्यूब से बना हुआ है। ध्यान से इसको एकदम जूम करके देखें। देखिए 9 ट्यूब है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से 9 ट्यूब है, इन्हीं से मिलके बना होता है, ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। माइक्रो बॉडीज़, माइक्रो बॉडीज़ क्या होता है? ये माइक्रोट्यूबल्स, ठीक है, क्या होता है इसको समझिए। यह पौधे में होने वाले प्रकाशीय श्वसन को सहायता करता है और हाइड्रोजन परऑक्साइड उत्पादित करता है। ये पौधों में होता है, ठीक है। इसमें शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। अब कहता है इसके अलावा माइक्रो बॉडीज दो तरह के होते हैं, परऑक्सीसोम, ध्यान दीजिएगा, माइक्रो बॉडी, माइक्रो बॉडी दो प्रकार के होते हैं। पहला परऑक्सीसोम, ठीक है, और दूसरा ग्लाइकोऑक्सीसोम, ठीक है। अब देखिए, परऑक्सीसोम क्या करेगा? हाइड्रोजन पर, परऑक्सी लिखा हुआ है, परऑक्सी हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, और ग्लाइऑक्सीसोम, तो यह ग्लाइऑक्सीलेट चक्र यानी कि ग्लूकोन्यूजिस में भाग लेता है। माइक्रो बॉडी, इसके इतने सवाल नहीं आते, जो आते हैं उनको हम ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए आगे। अब कहता है कि इसके अंतर्गत अब आता है एक रसधानी। आप इस चीज़ को समझिए, रसधानी जिसको वैक्यूल बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? वैक्यूल। अब आप ध्यान से देखिए, तो इसमें आपको यहाँ पर एक वैक्यूल्स दिखेगा, देखिए ये है वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स क्या होता है समझिएगा, और ये करता क्या है, ठीक है। तो वैक्यूल जो होता है, कोशिका द्रव में पानी, रस और उत्सर्जित पदार्थ को घेरे हुए एक संरचना पाई जाती है। कोशिका द्रव में पानी, रस तथा उत्सर्जित पदार्थों को घेरे हुए एक संरचना पाई जाती है, ठीक है, जिसे रसधानी कहा जाता है। यह सिर्फ एकल झिल्ली से, देखिए एक झिल्ली से घिरा हुआ है, एकल झिल्ली से घिरा होता है, इसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये जो झिल्ली है ना, एकल होता है, वैक्यूल को कौन घेरे रहता है? तो टोनोप्लास्ट। पादप कोशिका में यह कोशिका का 90% स्थान घेरती है। अब ध्यान रखिएगा कि वैक्यूल जो है, रसधानी जो है, जंतु कोशिका में कम, लेकिन सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? ये देखिए, ये वाला जो आप देख रहे हैं रसधानी, ठीक है। तो यह सबसे ज़्यादा पाया जाता है पौधे वाली कोशिकाओं में, ठीक है। जंतु कोशिका में बहुत कम, और 90% किसमें होता है? पौधे वाली कोशिका में होता है।
आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे। इसके बाद बात करते हैं कि यह अमीबा में संकुचन राजधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये जो राजधानी होती है ज़्यादा कुछ जंतु और पौधों में तो नहीं करती, लेकिन अमीबा के लिए ये भोजन करने और भोजन को पचाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जंतु कोशिका में कुछ खास नहीं, लेकिन अमीबा में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्ले करती है। अब आता है केंद्रक, जिसकी बात कर रहे थे। तो मेन चीज़ हम समझ गए, ध्यान से देखिए इसको। तो अभी तक हमने इनमें से सब चीज़ों को पढ़ लिया। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, हरित लवक पढ़ लिया, अंतःप्राद्रव्य जालिका पढ़ लिया, गोल्जी काय पढ़ लिया, राइबोसोम पढ़ लिया, तारक काय पढ़ लिया, लाइसोसोम पढ़ लिया, एस्फेरिसोम पढ़ लिया, माइक्रोबॉडीज़ पढ़ लिया और राजधानी पढ़ लिया। अब आते हैं किसमें, तो दूसरा आता है कोशिका द्रव। कोशिका द्रव आने से पहले, अच्छा कोशिका द्रव तो हो ही गया, अब यह केंद्रक है। तो कोशिका द्रव में और कुछ चीज़ें बच गई थी, जिनमें से कि हमने आपको समझा दिया था कि निर्जीवों में जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह होता है ये भी हमारे कोशिका के द्रव में फैला रहता है। अब दूसरा आते हैं कोशिका द्रव की कंप्लीट होगी कहानी। अब आते हैं केंद्रक में। तो केंद्रक की बात करते हैं। देखिए केंद्रक में मैंने बताया था कि केंद्रीय आवरण होता है, केंद्रीय द्रव भरा होता है, केंद्रिका होती है और क्रोमोटेन की जालिका होती है। इसको हम लोग यहाँ से समझेंगे। चलिए देखिए, ये रहा आपका पूरा का पूरा केंद्रक और ये मेन केंद्रक है जिसके अंतर्गत, और ये केंद्र का द्रव है और इसके अंदर देखिए धागा धागा कुछ दिख रहा होगा आपको, ठीक है, वो क्रोमोटिन होता है। अब समझेंगे इसको। केंद्र की आवरण यानी कि केंद्रक जो है यह कोशिका को कंट्रोल करता है। एक प्रकार समझिए तो कोशिका का सीपीयू कह सकते हैं, माइंड कह सकते हैं इसको, ठीक है, ये होता है। और यह दो झिल्लियों के बने केंद्रक के चारों ओर घिरा रहता है। केंद्रक कोशिका द्रव्य से पृथक होता है। देखिए ये कोशिका द्रव्य है, ये सब इससे अलग है केंद्रक, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि बाहरी, इसकी जो बाहरी झिल्ली है वो किससे जुड़ी हुई है आप देख सकते हैं, अंतःप्रद्रव्य की जालिका से घिरी हुई है। देखिए इसी से घिरा, ये अंतःप्रद्रव्य की जालिका का है, ये पूरा का पूरा घिरी रहती है। अब चलिए, और इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। तो केंद्र का द्रव, इसके अंतर्गत देखिए एक द्रव है, हमने आपको ये दिखा रहा हूँ, ये केंद्र का है, ये केंद्र का द्रव्य है, ठीक है। और इसके अंदर फिर एक ये मेन केंद्र का है। यह एक झिल्ली रहित, यानी इसमें झिल्ली नहीं होती, इसमें राइबोसोमल आरएनए संश्लेषण हेतु स्थल होता है। यहाँ राइबोसोम का संश्लेषण होता है, राइबोसोम यहीं बनती है, ठीक है। तो केंद्रिका एक झिल्ली रहित रचना होती है जिसमें राइबोसोम के संश्लेषण हेतु स्थान पाया जाता है और इन्हें आरएनए का भंडार गृह कहा जाता है। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी राइबोसोम का यह क्या होता है, जहाँ निर्माण होता है, निर्माण स्थल कह सकते हैं इसको, भंडार गृह। यह अगर सक्रिय हो तो प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सब में ये बड़ा होता है, सभी वस्तुओं से ये बड़ा होता है, सभी की आकार जो है केंद्रक सबसे बड़ा होता है। जितने भी क्या कहते हैं प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं उनमें केंद्रिकाओं की संख्या सबसे अधिक होती है और उनका आकार भी बड़ा होता है। इसके अंतर्गत क्रोमोटीन जालिका, ये देखिए इसके अंतर्गत ये जालिका दिख रहा है आपको, इसके अंतर्गत ये क्रोमोटीन की जालिका होती है, इसके बारे में समझेंगे। क्रोमोटीन जालिका है केंद्रक में अत्यधिक फैली और धागे नुमा संरचना होती है, आपको दिख रहा होगा धागे नुमा संरचना। इसमें कहता है कि इन्हें क्रोमोटीन जाल कहा जाता है और विभाजन के समय यही क्रोमोटीन जाल जब संघनित होगी तो बहुत सारे इस तरह के रचनाएं बनाएंगी, ठीक है, इस तरह की सूत्र गुणसूत्र बनाएंगे। अब बढ़ेंगे तो इनका विभाजन क्रोमोटिल जाल संघनित व व्यवस्थित होकर मोटी छड़ जैसी हो जाती है और इन्हें गुणसूत्र का, ये जब आपस में लिपटने लगेंगे इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह से इनका गुणसूत्र बन जाएगा। आपने इस तरह का देखा होगा, ये देखिए कुछ इस तरह के बन जाएंगे। ये देखिए मोटी होने के बाद ये क्या है, ये पूरा का पूरा जो है क्या कहलाएगा, ये गुणसूत्र कहलाता है, ठीक है। अब देखिए जो जालिका थी इसी तरह से आपस में एक दूसरे को घेर करके जो है जालिका बन जाएगी, ठीक है, और ये गुणसूत्र कहलाता है। इन गुणसूत्र के अंदर भी देखिए दोहरी एक दूसरे से लिपटा हुआ, ध्यान से देखिए यहाँ पर एक दूसरे से लिपटा हुआ धागा है दोहरी संरचना में, ठीक है, और इन्हें डीएनए बोला जाता है, ठीक है। ये जो क्रोमोटीन अभी हमने बताया, ये जो क्रोमोटीन है ये वाली, ये किसकी बनी हुई है, तो ये डीएनए की बनी हुई है, ये सभी डीएनए की बनी हुई है।
तो यही देखिए ये डीएनए का चित्र है, ठीक है, इस तरह से बना हुआ। अब इस गुणसूत्र की बात करते हैं, आगे केंद्रक की बात होगी, अब इस गुणसूत्र की बात करते हैं। ये जो आपका गुणसूत्र दिखाई दे रहा है, ये वाली गुणसूत्र, आप इसको समझिए। जितने भी यूकेरियोटिक कोशिका होती है उनमें गुणसूत्र एक निश्चित संख्या में पाया जाता है। जैसे मनुष्य में 2n, n की वैल्यू कितनी, तो 23 जोड़ा गुणसूत्र ये पाया जाता है किसमें, मानव में, जिसमें से कि 22 सामान्य होते हैं अन्य कार्यों के लिए, और एक जो गुणसूत्र होता है यानी कि 23वां गुणसूत्र जो होता है वह सेक्स निर्धारण के लिए यानी कि लिंग निर्धारण के लिए होता है, ठीक है। अब देखिए यही एक ऐसा गुणसूत्र है जो पिता की आनुवंशिक गुणों को पुत्र में पहुंचाता है, या यूँ कह सकते हैं कि माता पिता के गुणों को संतान में पहुंचाने का जो मुख्य रोल है इसी गुणसूत्र का होता है। और इन्हीं के बने जो डीएनए हैं उन डीएनए से व्यक्ति के माता पिता आदि की पहचान, परिवार की पहचान की जाती है। आई होप आपको इस समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए ये जो डीएनए है, इस डीएनए के बारे में पढ़ते हैं। डीएनए का मतलब होता है डायऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। यह भी किसका बना हुआ है, एसिड का बना हुआ है। इसमें डायऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। केंद्रकीय न्यूक्लिक है तो यानी केंद्रिका का कुछ इसमें है, केंद्रिका के अंदर है तो न्यूक्लिक एसिड होगा ही, समझिए। जो प्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमोसोम की संरचना करता है। देखिए क्रोमोसोम जो बनता है, ये जो क्रोमोसोम गुणसूत्र की बात कर रहे हैं, ये कैसे बनता है, तो यह प्रोटीन के साथ मिलकर, ये जो धागा है जब ये प्रोटीन के साथ मिल जाएगा, ठीक है, तब ये किसका चित्र बना, क्या बनाएगा, ये इस तरह के क्रोमोसोम को बनाएगा, ठीक है। अब देखिए कहता है डीएनए कुछ मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, केंद्रिका में तो पाया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, और इसे आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। हमने भी आपको बताया था आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए, जो कि अपने पिता से पुत्र में जाता है। चलिए डीएनए को सबसे पहले जेम्स वाटसन, किसने, जेम्स वाटसन और क्रिक ने, आपको पता होगा वाटसन और क्रिक, इसने खोजा था, और इन्होंने 1953 में बताया था कि डीएनए जो है द्विकुंडलित होती है। देखिए द्विकुंडलित है ना, दो रूप धागे के रूप में द्विकुंडलित, एकदम एक दूसरे पे कुंडली किया हुआ, लपेटा हुआ होता है, ठीक है। और इसीलिए वाटसन और क्रिक ने इसको ढूंढा था 1953 में, और इसी के लिए इन्हें 1962 में यानी कि 9 साल के बाद जो है वाटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए डीएनए की जो यूज़ होते हैं, क्या क्या होते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक के उपयोग में, किसी अपराधी को पकड़ने में, माता पिता आदि की पहचान करने में, है ना, अन्य चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए प्रत्येक जंतु का पूरे बॉडी का जो डीएनए होगा वो एक जैसा होगा, क्योंकि कोशिकाएं ही समान होंगी, तो कोशिका समान होंगी तो डीएनए भी समान होगा, है ना। तो इस तरह से व्यक्ति की पहचान कर ली जाती है डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा। चलिए भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट कहाँ होता है समझिए, हैदराबाद में, ठीक है। और इसके जो वरिष्ठ वैज्ञानिक थे डॉक्टर लाल जी, इनके सहयोग से जो है यह पूर्णतः स्वदेशी डीएनए फिंगरप्रिंट का लैब विकसित किया गया है, ठीक है। अब आते हैं आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं। तो आरएनए क्या करता है, आरएनए कोशिका द्रव्य में बिखरा होता है। कोशिका द्रव्य समझ रहे हैं, ये जो कोशिका का द्रव्य है इसमें कहीं ना कहीं आरएनए भी होगा, ठीक है। इसमें आरएनए भी फैला होता है, जो दिखाई नहीं देते, ऐसे तो इनको और जूम करना होगा, वैसे तो ये नहीं दिख रहे, ठीक है। तो आरएनए यह एकल कुंडलित संरचना होती है। क्या होती है ये एकल कुंडलित, यानी इस तरह से कहीं पे इस तरह का आकृति होगा कहीं पे, ठीक है। देखते हैं अगर मिल जाए तो नहीं है। राइबोन्यूक्लिक एसिड, आपको पता है आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है ये इसके अंतर्गत कहीं पाया जाता है धागे के रूप में, ठीक है, जो भी नहीं दिख रहा। और यह एकल कुंडलित होती है, यह प्रोटीन के निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है, और यह एक गैर आनुवंशिक पदार्थ
यह माता पिता में नहीं जाता, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। जबकि कुछ वायरस आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है, जैसे टोबैको मोजेक वायरस, तंबाकू सूंघने वाला मोजेक वायरस, यह आरएनए के कारण ही होता है। अब देखिए, आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। एमआरएनए, जिसे मैसेंजर आरएनए कहा जाता है, ठीक है। दूसरा आरआरएनए, तीसरा होता है टीआरएनए। तो एमआरएनए जो होता है, यह जो भी कोशिका के अंदर सूचना है उसको कहाँ तक पहुँचाता है, तो प्रोटीन जहाँ बनती है, प्रोटीन का संश्लेषण स्थल, वहाँ पर इसे पहुँचाती है। आरआरएनए क्या करता है, यह कोशिका में उपस्थित सभी आरएनए का 80% होता है और यह मुख्य रूप से राइबोसोम के संरचना का काम करता है, राइबोसोम बनाने का काम करता है आरआरएनए। और टीआरएनए क्या करता है, यह सभी आरएनए में सबसे छोटा होता है, टाइनी, छोटा, और इसका मुख्य कार्य होता है अमीनो अम्ल को प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर लाना। देखिए, एमआरएनए क्या किया, एमआरएनए किया कि प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर सभी सूचना, जो जो चीज़ें मौजूद हैं, जो जो चीज़ें मौजूद है यहाँ पर, उन सबको मंगाना, ठीक है। इसके बाद आर क्या किया, राइबोसोम के बनाने में, और टी जितने भी अमीनो अम्ल के है उसको प्रोटीन स्थान पर ले जाना, ठीक है, अमीनो अम्ल को ले जाना। तो इतना, इसी टीआरएनए की खोज में एच.जी. खुराना का महत्वपूर्ण योगदान है और इसीलिए इन्हें 1968 में क्या नाम है, तो एच.जी. खुराना यानी हरगोविंद खुराना, इनको जो है नोबेल पुरस्कार 1968 में मिला था। किसके लिए, तो मैं आपको बताया अभी, टीआरएनए की खोज के लिए, ठीक है। चलिए, अब हमने आपको बताया डीएनए और आरएनए की तुलना, तो आपको पता है तो डीएनए जो है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, जबकि आरएनए कोशिका के द्रव्य में और केंद्रक के द्रव्य में उपस्थित होता है। दूसरा, इसकी कार्य की बात करें तो यह आनुवंशिक सूचनाओं को पिता से पुत्र में पहुंचाता है, जबकि यह आरएनए सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का संश्लेषण करता है और कुछ नहीं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आता है जीन। डीएनए में जीन होता है जो वास्तविक रूप में आनुवंशिकता की इकाई होता है, यानी डीएनए में जब जीन होगा तभी पिता के गुण पुत्र में जाएंगे, अगर जीन नहीं होगा तो नहीं जाएगा, ठीक है। मानव में लगभग 30,000 जीन्स पाए जाते हैं जो अपना काम एंजाइम के थ्रू करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कोशिका क्या क्या उत्सर्जन करता है, हमने बताया था कोशिका भी कुछ चीज़ों का उत्सर्जन करता है। देखिए, यह कोशिका, पादप कोशिका अफीम उत्पन्न करती है, कुनैन उत्पन्न करती है ना, रेस्पिरिन उत्पन्न करती है। तो जहाँ अफीम से दर्द निवारक दवाइयाँ बनती है, कुनैन से मलेरिया की जो है दवाई बनती है, रेस्पिरिन राइफोबोलिया की छड़ों से पाया जाता है, निकोटीन तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है, कैफीन कॉफ़ी के बीजों में पाया जाता है, थीन चाय की पत्तियों से निकलता है। ये सब कोशिका के द्वारा उत्सर्जित किए हुए पदार्थ होते हैं। इसके अलावा मैरिजुआना भांग में पाया जाता है, एट्रोपिन एट्रोपा की जड़ों में, हींग, रबर, कथा, ये सब के सब पौधे से पाए जाते हैं और यह उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद अब हम लोग आएंगे कोशिका विभाजन पर, ठीक है, कि कोशिका के बारे में जितने भी अंग वगैरह थे हमने पढ़ लिया। अब आएंगे हम लोग मेन चीज़ कि कोशिका विभाजन कैसे करता है। चलिए कोशिका विभाजन की बात करते हैं। कोशिका विभाजन 2 तरह से होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री। समसूत्री में क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम की जो संख्या होती है संतति कोशिका में समूह, यानी जितने क्रोमोसोम पिता वाले में होंगे उतने ही क्रोमोसोम पुत्र में चले जाते हैं। अर्धसूत्री का मतलब होता है आधा सूत्र जाना, आधा सूत्र मतलब धागा, गुणसूत्र, आधा गुणसूत्र जाना, यानी कि इसमें संतति कोशिका में गुणसूत्र की जो मात्रा, ये देखिए ये वाला आधा जाता है। अब ध्यान से देखें, यहाँ से ये आधा बट गया और आधा गया, देखिए आधा बन गया और 2 फेज में बट गया, ठीक है। बढ़ेंगे इसको, कहता है समसूत्री विभाजन हो या अर्धसूत्री, दोनों 4 अवस्था में जाते हैं। पहला पूर्वावस्था, यहाँ देखिए प्रोफेज, दूसरा मध्यावस्था, है ना, तीसरा पश्चावस्था, ये मध्यावस्था यहाँ पर, तीसरा पाश्चावस्था और चौथा अंत्यावस्था, और 5 में निर्मित हो जाता है दूध। क्या क्या होता है समझिए। पहली अवस्था जो है जिसको आप लोग प्रोफेज कहते हैं, प्रोफेज में सबसे लंबा क्रिया होता है, सबसे ज़्यादा, और यह गुणसूत्र पदार्थ के संघनन से पहले, ये संघनन होता है, इसमें गुणसूत्र क्या होता है, संघनन होते हैं, जुड़ते हैं एक दूसरे से, इस तरह से जितने भी होते हैं ये जुड़ जाते हैं, आपस में एक जगह जमा हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा मध्यावस्था में क्या होता है कि जितने गुणसूत्र जमा हुए
इनके आकृति बढ़ने लगते हैं, ठीक है। और ये मध्य रेखा पर जाकर इस तरह से देखिए, इस तरह से ये बंध जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये बन जाते हैं। तीसरा पश्चावस्था आता है। तीसरा में इसमें क्या होता है कि यह सबसे कम अवधि में होता है और प्रत्येक गुणसूत्र का काइनोटोकर 2 भागों में बढ़ जाता है। अब जो जहाँ से ये बंधा, ठीक है, इस चीज़ को समझिए, जहाँ से ये बंधा, जहाँ से ये बंधा इस तरह से, ठीक है, ये बीच से टूट जाएंगे। अब टूट जाएंगे और 2 अलग अलग अवस्था में चले जाएंगे। यहाँ देखिए, जिस तरह मैंने कहा, यहाँ बंधे हुए थे और ये टूट कर 2 साइड चले गए दोनों बीच से, और अब धीरे धीरे यहाँ पर केंद्रक आने लगा। अब ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये दो वही बेलनाकार जो वस्तु है जिसे हम लोगों ने किसका नाम दिया था, याद करिए। बेलनाकार वस्तु क्या होता है, तो हमने बताया था कि जितने भी तारक काय, हमने आपको बताया था ना, तारक काय, ये वही तारक काय है जो बेलनाकार आकार में था, ठीक है। 9 बेलनाकार संरचनाओं से बना था, यही तारक काय। यही क्या करते हैं, गुणसूत्रों को आपस में खींचकर डबल कोशिका का निर्माण यहाँ पर कर देते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं आगे। दूसरा आता है अर्धसूत्री विभाजन। चलिए इसमें देखते हैं। इससे पहले समझेंगे कि जब ये पहली बात करते हैं, पहला जब ये समसूत्री विभाजन हुआ, इसके बाद कोशिका का द्रव का विभाजन होता है। देखिए यहाँ कोशिका द्रव 2 भाग में बटा ना, ठीक है। और इस तरह से एक पैतृक कोशिका से 2 संतति कोशिका का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और इस क्रिया को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस क्रिया को, साइटोकाइनेसिस, यानी जीव द्रव्य का अलग हो जाना साइटोकाइनेसिस कहलाता है। अब अर्धसूत्री विभाजन की बात करते हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन भी 4 सूत्रों में होता है, जैसे आपने बताया था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंतावस्था। और इसमें आधे आधे गुणसूत्र जाते हैं, पूरे के पूरे गुणसूत्र नहीं जाते, आधे आधे गुणसूत्र जाते हैं, और इस तरह से यह अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। अब दोनों में अंतर थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएंगे। तो समसूत्री विभाजन क्या कहता है, यह कायिक कोशिका में होता है समसूत्री विभाजन, ठीक है। और इसमें जीवधारियों की वृद्धि और मरम्मत होती है इस विभाजन से। अर्धसूत्री विभाजन से क्या होता है, यह जनन कोशिकाओं में होता है, जो जनन के लिए उत्तरदायी होते हैं, और इसमें अगुणित गैमीटेट्स बनते हैं, और यह इससे निषेचित होता है, यानी नए वस्तुओं का निर्माण होता है, जैसे बच्चा पैदा होना है और भी चीज़ है। केंद्रक में, अब समसूत्री की बात करते हैं, तो समसूत्री विभाजन केंद्रक में एक ही विभाजन होता है, किंतु गुणसूत्र की संख्या संतति में समान होती है। केंद्रक में एक ही बार विभाजन होगा और गुणसूत्र बराबर रह जाएगा। लेकिन अभी हमने बताया था अर्धसूत्री में क्या होता है कि इसमें 2 बार विभाजन होता है और 4 संतति कोशिकाएं बनती है, ठीक है। इसके बाद समसूत्री में इस विभाजन में पहले की अवस्था में सरल और कम अवधि लगता है, ठीक है, और काइजोमेटा नहीं बनते, लसरसा पदार्थ नहीं बनते। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि यह पहले की 5 अवस्थाओं में जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन आदि करने के कारण काइजोमेटा बनता है, और क्रॉसिंग ओवर होने के कारण संतति कोशिकाओं में विभिन्नता पाई जाती है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होता है इस तरह से और ये टूट जाते हैं, तो आधा आधा लक्षण सब में पाया जाता है, ठीक है। महत्व की बात करते हैं, समसूत्री विभाजन वृद्धि, मरम्मत आदि के लिए सहायक होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक जनन के लिए, जीवों में गुणसूत्र संख्या को बढ़ाए रखने के लिए और जीवों में विभिन्नता को दर्शाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप एक बार इनको फिर से रिकैप कर लेंगे, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करेंगे। तो जितनी भी चीज़ें हमने बताया था आपको, ये सब चीज़ें हमने आपको बता दिया। ये पेज भी हमने आपको पढ़ा दिया, पूर्वावस्था मध्यावस्था है ना, सेम टू सेम कार्य होता है। समसूत्री विभाजन हमने बता दिया, दोनों का अंतर हमने आपको समझा दिया। इस तरह से ये चैप्टर आपके ख़त्म हो जा रहे हैं और मैं इन्हें सीधा कर दे रहा हूँ ताकि आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले सकें। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें और इन्हें अपने नोट्स में उतार लें, और पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।